एक छोटी सी कहानी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। 100 ऊँट का व्यापारी और एक सलाह, कहानी का शीर्षक है। एक व्यक्ति के पास 100 ऊँट थे। वह उन ऊँटों को लेकर के गांव-गांव घूमता था। गरीब आदमी था। गरीब बोले तो इतना इंतज़ाम नहीं था कि वो 100 ऊँटों को एक बाड़ा बना के अपने घर पे रख सके और उनको चारा, पानी, दाना खिला सके। वह उन ऊँटों को लेकर के गांव-गांव घूमता था। आज इस गांव, कल उस गांव, जैसे ये भेड़ वाले घूमते रहते हैं जो राजस्थान से आते हैं और भेड़ों को गांव-गांव लेकर के घूमते रहते हैं। तो उसके पास 100 ऊँट थे। जिस गांव जाता था उसी गांव में ठहरता था और रात को ऊँटों को जो खाली जगह देख करके वहीं बांध देता था। 100 खूंटे थे उसके पास और वो खूंटे को गाड़ता था। एक खूंटे पे एक ऊँट को बांधता था। अगली सुबह जब वो वहाँ से चलता था तो सारे खूंटे उखाड़ लेता था और 100 खूंटे, इनके लिए 100 रस्सियाँ थी और हर ऊँट के पैर में वो एक रस्सी बांधता था और एक खूंटे से बांध देता था। ये सिलसिला चलता रहा। फिर उन 100 खूंटों को उखाड़ करके एक ऊँट पर लाद देता था और एक पर रस्सियाँ, और चराता चराता जहाँ रात हो जाती थी वहाँ ठहरता था। उसके साथ उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी साथ रहते थे। घर का सामान, रोटी टूका, वो सब उसके साथ चलता था। उस ऊँटों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक रात वो एक शहर में पहुंचा। ये पुराने समय की बात है। शहर में पहुंचा। शहर में पहुंचा तो शहरों के अंदर पहले ओयो या होटल नहीं थे, सराय हुआ करती थी। तो और सरायों को भटियारी चलाया करती थी। भटियारी का मतलब होता था एक औरत, एक वेश्या या एक ऐसी औरत जो कुछ भी आपकी ज़रूरत हो उसे अवेलेबल कराती थी। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े सेठ उन सरायों में ठहरते थे और जो सेठ होते थे उन्हें शराब की भी ज़रूरत होती थी, रात को औरत की भी ज़रूरत होती थी। मतलब वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल, खाने की भी ज़रूरत होती थी तो खाना भी, औरत भी रात को सोने के लिए ज़रूरत है जिसको, तो वो मांगता था उसे मिलती थी। ज़रूरत की सारी चीज़ें, जैसा घर है वैसा, जैसे आज होटलों में मिलता है। आज के होटल उस टाइम की सराय। आज के होटल कार पार्किंग चाहिए, एंजॉयमेंट के लिए लड़कियां चाहिए, डांस के लिए चाहिए, बार चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए। जैसे 5 स्टार होटलों में नहाने के लिए स्विमिंग पूल चाहिए, तो उस समय के टाइम पे भी
नहाने खाने के लिए। पार्किंग की जहाँ तक बात करें, उस समय घोड़े, हाथी, ऊँट, इनसे लोग चला करते थे, तो वो पार्किंग भी अवेलेबल कराती थी सराय में। सराय नाम से, सराय मीन्स होटल, होटल मीन्स सराय, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो एक रात वो शहर में पहुंच गए, वहाँ पर उनको सराय में ठहरना था, सराय में ठहर गए, अपने खूंटे गाड़े और ऊँटों को बांध दिया। अब एक खूंटा और एक रस्सी उनसे गायब हो गई। एक खूंटा और एक रस्सी कहीं रास्ता में गिर गई। अब गिर गई तो अब 99 ऊँटों को उन्होंने बांध दिया। एक ऊँट को अब कैसे बांधे? भाई खूंटा तो खो गया। तो वो उसकी सराय भटियारी के पास पहुंचा, ऊँट वाला, क्यों भटियारी तो हर चीज़ अवेलेबल कराती थी। तो उसने पूछा कि जी हमारा एक खूंटा खो गया है, आप एक खूंटा का जुगाड़ करें, एक रस्सी का जुगाड़ करें। तो भटियारी ने कहा जी खूंटा तो हमारे पास नहीं और ना ही रस्सी है। उसने कहा तो फिर 100वें ऊँट को हम कैसे बांधें? ये तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी सराय में ठहर रहे हैं। वो किराया लेती थी, तो उसका धंधा था, तो अब कैसे करें हम? तो आपको कराना पड़ेगा जुगाड़ खूंटे का और रस्सी का। हम कहाँ से लाएंगे? हमें कौन जानता है इस शहर में? चाहे किसी दुकान से मंगवाओ, चाहे कहीं खरीद के मंगवाओ, जो करना है आपने करना है, एक खूंटा और रस्सी चाहिए। उसने कहा खूंटा और रस्सी का आप क्या करोगे कि मुझे एक ऊँट को बांधना है, वो ऊँट कहीं भाग गया तो? उसने कहा आपको ऊँट को ही तो बांधना है, आपका मोटिव क्या है? ऊँट को बांधना है, ऊँट को मैं बंधवा देती हूँ। उसने कहा बगैर खूंटे और रस्सी के ऊँट को कैसे बांध दोगे, बंधवा दोगे? तो उसने कहा चलो मेरे साथ। वो भटियारी उसके साथ गई। उसने कहा एक खूंटा और रस्सी उखाड़ो, इस जगह से उखाड़ो, उस जगह बांधो। तो उसने उखाड़ लिया और दूसरी जगह उस खूंटे को गाड़ दिया और रस्सी उस तरीके से ऊँट के पैर में बांधी और उससे खूंटे से बांध दिया। भटियारी की समझ में आ गई कि ये इस तरीके से गाड़ता है और इस तरीके से बांधता है। अब एक ऊँट बचा हुआ था। उसने कहा आप झूठ मूठ को एक खूंटा गाड़ो, इस ऊँट को ले जाके एक साइड में जहाँ बांधना है। उसने कहा उससे क्या? उसने कहा जो मेरी ड्यूटी बनती है ऊँट को बंधवाना। तो उसने कहा ठीक है। उसने जाके झूठ मूठ को खूंटा है नहीं, बाकी वो ऐसे ही वो आवाज़ करी, वैसे ही वो खूंटे को गाड़ा। उसने कहा अब झूठ मूठ को, ये ऊँट खड़ा है, इसके पैर को इससे बांध दो जैसे रोज बांधते हो रस्सी से। उसने ऐसे ही कर दिया जैसे भटियारी ने बताया। बस जब बांध देते थे तो तुरंत ऊँट बैठ जाता था। जैसे ही उसने ऐसा किया और वो वहाँ से हटा तो ऊँट बैठ गया वहाँ पे। उसने कहा आ जाओ, बंध गया। उसने कहा ऐसे कैसे बंध गया, अभी उठ के चल दे। उसने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर ये ऊँट अगर उठ के चला जाता है तो 2 ऊँट दे दूंगी आपको इसके बदले।
आ जाओ, सो जाओ, अपना खाओ पियो सो जाओ। उसने वैसा ही किया। जब गारंटी कोई ले ले, भाई अगर आप मेरे यहाँ आए हो और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आपकी इच्छा पूरी ना हो, इच्छा लेके आप मेरे पास आए हो और आपकी इच्छा पूरी ना हो, तो मैं आपसे ये कह दूं, अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई इतने दिन में, तो मैं आपको उसका 10 गुना कीमत दे दूंगा। 10 गुना कीमत दे दूंगा तो आप श्योर हो जाओगे। वही भटियारी ने कहा कि अगर एक ऊँट चला जाएगा यहाँ से तो मैं 2 दे दूंगी। आप निश्चिंत होकर सो गया वो ऊँट वाला। सुबह उठा, ऊँट वहीं बैठा था, वहीं बंधा हुआ था। उसने जाके देखा जैसे और ऊँट बैठे थे, तो अपना नाश्ता वास्ता किया। अब उसे तो निरंतर चलना होता था, अब दूसरे शहर को जाना था, दूसरी जगह को जाना था। तो भटियारी से विदा ली, उसकी फीस जो भी थी वो दी, और उसने अपने खूंटे उखाड़ने शुरू करे, रस्सियाँ खोलनी शुरू करी। जैसे ही वो खूंटे उखाड़ता था, ऊँट खड़े हो जाते थे। 99 खूंटे गाड़े थे, 99 उखाड़ दिए, 99 रस्सियाँ खोल दी। अब सोमा तो बांधा ही नहीं था ना, खूंटा ही नहीं था। अब वो ऊँट को कहने लगा, चल भाई, वो खड़ा ना हो वो ऊँट। और उसने बुतेरे डंडे मारे, उसमें वो किया, नहीं खड़ा हुआ। तो फिर भटियारी के पास पहुंचा। उसने कहा, जी पता नहीं उस ऊँट को क्या हो गया, वो खड़ा ही नहीं हो रहा। उसने कहा, आपने उसको खोल दिया क्या? उसने कहा, खोल दिया, बांधा ही कहाँ था। तो खोलूंगा क्यों? उसने कहा, रात बांधा तो था। उसने कहा, वो झूठ मूठ को ही बांधा था। उसने कहा, तो झूठ मूठ को खोलो उसको। उसने कहा, अजीब बात है भाई, झूठ मूठ को बांधा था हमने तो खोलें क्या? वो भटियारी उसके साथ वापस आई और उसने बोला कि जैसे रोजाना खोलते हो, रोजाना खूंटा उखाड़ते हो और रस्सी खोलते हो, वैसे ही खोलो। उसने वही खोला उसी तरीके से जैसे रोजाना एक्टिंग करता था। जैसे झूठ मूठ को बांधा है, वैसे झूठ मूठ को खोलो इसको। उसने झूठ मूठ को खोला, ऊँट खड़ा हुआ और चल दिया। वो ऊँट वाला बड़ा हैरान हो गया कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। और मैं इतने दिन से ऊँट रख रहा हूँ, और ये भटियारी तो ऊँट भी नहीं रखती। इसको ये सब चीज कैसे पता चली? क्योंकि भटियारी को, जो भटियारी थी, उसको अनुभव था, जीवन का अनुभव था। ऊँट वाले के दिमाग में इस पर कोई शक्ति है, ये चमत्कार है, क्या है। तो उससे जानने के लिए वह ऊँट वाला भटियारी के पास गया और पूछा, जी ये आपके पास कोई तंत्र विद्या है, कोई शक्ति है, कोई चमत्कार है? उसने कहा, कुछ भी नहीं। ये क्या होता है कि जीवन में जो चीज़ आप बार बार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। वैसे ही ऊँट के दिमाग में रोज उसको रात को बंधना। एक आध दिन शुरू में उन्होंने कोशिश करी होगी, वो नहीं जा पाए। फिर उन्होंने कह दिया कि एक बार बंध गए तो फिर खोल नहीं सकते, तो इसलिए प्रयास ही नहीं करना। तो इनके दिमाग में ये बैठ गया है कि एक बार बांध दिया तो फिर यहाँ से प्रयास बेकार है, जाने का प्रयास करने लगे हम, वो बेकार है। और जब तक आप खोलते नहीं हैं रस्सियों को और उसको, ये भी दिमाग में बैठा हुआ है, तब तक हम आज़ाद नहीं होते। उसके बाद ही आज़ाद हो पाते हैं, उसके बाद ही चल पाते हैं। तो
ये इनके दिमाग में बैठ गया है। उसी प्रकार से मुझे अनुभव हो गया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी निकल गई इसको चलाते चलाते। अलग अलग समस्याएं लेके रोज़ाना एक नई समस्या मेरे सामने आती है, और मुझे तो अपनी सराय चलानी है, तो उसकी पूर्ति तो करनी पड़ती है, उसका समाधान तो मुझे ही निकालना पड़ता है। तो हर व्यक्ति की समस्या अलग होती है, कुछ एक जैसी भी होती हैं। तो एक जैसी का तो पता है मुझे, जो नई समस्या लेके आता है मेरे पास, उसको मैं नया उपाय मुझे खोजना पड़ता है। मेरी मजबूरी है, मेरा धंधा है। ये अनुभव है, ये चमत्कार नहीं है। आपसे पहले भी कई लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया है। आपको आपके लिए नया लग रहा है, उन लोगों को भी नया लगा, लेकिन आज के बाद आप भी इस समस्या नहीं मानोगे, इसको आप भी हल कर लोगे अपने आप। तो इस कहानी से एक बात निकल के आती है, आप चाहे दिन रात ऊंट चरा रहे हैं, ऊंट चराने से भावार्थ मेरा ये है, आप चाहे दिन रात कोई काम कर रहे हैं, उस काम के अंदर कोई समस्या आपको आ जाती है, आप जिसका समाधान नहीं कर सकते, आपका दिमाग ही वहां तक नहीं पहुंचता, तो आपको एक भटियारी की जरूरत है, एक गुरु की जरूरत है, एक मित्र की जरूरत है, एक सहयोगी की जरूरत है, जो उस समस्या से आपको हाथ पकड़ के निकाल सके। उन्हीं को लोगों ने गुरु कह दिया, उन्हीं ने लोगों को मित्र कह दिया। अब आपने देखा है कभी बचपन में कोई मित्र होता है और कोई लड़की के साथ वो प्रेम करना चाहता है या कोई और, तो वो मित्र के पास जाता है, पूछता है, यार ऐसे ऐसे बात है, वो जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, या कोई सवाल नहीं निकल रहा है उससे, तो वो अपने मित्र के पास जाता है, यार देखियो ये सवाल मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, आप बताओ। जवानी में आपको कोई समस्या आ जाती है तो आप जो आपका सबसे समझदार और नज़दीकी मित्र होता है, आप उसके पास जाते हैं, भाई मेरे से ये काम ऐसा हो गया यार, इसका कोई समाधान बताओ। वो बताता है, यार मेरे को भी नहीं पता, फलाने आदमी के पास चलते हैं, फलाने आदमी के पास इसका कोई ना कोई तोड़ मिलेगा। तो हमारे जीवन में हमें एक साथी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी समस्या को लेकर, जब वो हम खुद सुलटा नहीं पाते, और वो साथी अगर बहुत समझदार हो तो फिर उसको गुरु का नाम दे दिया, चलो इकट्ठे होकर गुरु जी के पास चलें, गुरु जी ऐसा ऐसा बात है, इसके समाधान बताओ। तो वो गुरु जी के रूप में आ गए। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें रोज समस्याएं आती हैं, कुछ को हम छोड़ देते हैं, भाई ये छोड़ो हमारे बस की नहीं है, कुछ को हम जिद कर लेते हैं, इच्छाएं होती हैं कि अरे ये तो नुकसान कर देगी, इसको तो जरूर करना है पूरा, उनको फिर हम करने में लग जाते हैं। हमने उस ऊंट से हम कनेक्ट करते हैं आपको, हमने कुछ धारणाएं ऐसी बना ली, जैसे धार्मिक धारणाएं हमारे कूट कूट करके भर दिया गया है कि भगवान होता है। भगवान से मेरा मतलब दूसरे अर्थ से नहीं है, जैसे 5 तत्वों का नाम नहीं है, परमात्मा कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, मॉन्क कह सकते हैं। तो हमने क्या है कि वो धारणा हमारे यहाँ बचपन से, जैसे उस ऊंट को बांधने का होता है, वैसे बना ली है, लेकिन अनुभव किया नहीं है। बस कहते हैं जी हाँ कोई पावर है, कोई ये है, कोई भगवान है, वो चला रहा है, वो देता है, समस्या से निकल जाते हैं, किसी भगवान की कृपा से निकल गए, फंस जाते हैं तो किसकी कृपा से फंसे। खैर ये बहुत गहरा और लंबा, क्योंकि सदियों से कोई इसका जवाब नहीं दे पाया।
हमारे जैसे करोड़ों लोग इस धरती पर आते रहे, जाते रहे, मरते रहे, खोजते रहे, ये जवाब नहीं दे पाए। बस एक धारणा बना ली, एक परंपरा बना ली कि भगवान होता है। वैसे ही हमारे रोजाना के ये बना लिए हमने जो परंपराएं, तो इन परंपराओं को तोड़ना तो पड़ेगा ही। अगर आपने कोई खोज कर ली है तो उस परंपरा को तोड़ दो ना। जी समाज से डर लगता है, समाज क्या कहेगा। अरे भाड़ में जाए ना समाज, कहने दो समाज को जो कुछ कहेगा, क्योंकि वो सदा से कहता रहा है, जिसने परंपराएं तोड़ी उसके पीछे समाज सदा से लगता रहा है। सुकरात को फांसी दे दी गई थी उसी समाज के द्वारा, समाज के द्वारा फांसी दे दी गई थी, क्योंकि वो सच बोलता था। तो झूठों ने मिल करके उसको फांसी दे दी। राजा भी झूठा था, वो हंसते हंसते फांसी ले ली। और आज सारी दुनिया, सुकरात ने कहा था ज्ञान ही वर्चू है। अरे ज्ञान कैसे वर्चू है? और आज सारी दुनिया ज्ञान के पीछे भाग रही है और सुकरात को सबसे ऊंचा दर्जा दे रखा है। यीशु को सूली पर लटका दिया गया था, जिंदा सूली दे दी गई थी, 7 दिन तक तड़प तड़प के मरा। आज उसी की बातों को पूजते हैं, उसी को वहाँ रखते हैं अपने मंदिर में, और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन गया। उस दिन तो समझ में ना आई इन लोगों की, उस दिन तो उसको सूली पर लटका दिया। आज उसी सूली वाले मुर्दे को भगवान बना के घूम रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। अनहलक कहने वाले मुसलमान को इतनी घृणित मौत दी गई, 7 दिन तक उसके अंगों को काटते रहे और पूछते रहे हर अंग को काटने के बाद, कह दे अनहलक झूठा है। लेकिन उसने वो हंसता रहा। हाथ काट दिए, पैर काट दिए, एक एक अंग काट दिया। 7 दिन में उसकी मृत्यु हुई और 7 दिन तक प्रयास करते रहे, यातनाएं देते रहे कि नहीं, ये कहे अल्लाह सबसे बड़ा है। उसने कहा ना, अनहलक, कि मैं ही अल्लाह हूं। अहम ब्रह्मस्मि, अगर आप संस्कृत में समझते हैं तो अहम ब्रह्मस्मि, और हिंदी में समझते हैं तो मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही रचयिता हूं और मैं ही नाशकारी हूं। ये कहा तो आज उसको भी फॉलो कर रहे हैं लोग। स्वामी विवेकानंद ने कहा था अहम ब्रह्मस्मि। शंकराचार्य ने कहा था शिवोहम, मैं ही शिव हूं। तो ये जब आप खोज करते हैं, सारी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाती है। लेकिन जो आदमी जिसने अनुभव किया है, जिसने खोज की है, उसको तो पता है उसका। बाकी तो उसको झूठा कहते हैं, तमाशगीर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। बहुत से शब्द हमारे समाज ने ईजाद कर रखे हैं। जब वो साबित हो जाता है तो फिर कहते हैं अरे भैया ने जुल्म कर दियो, भाई ऐसो तो हमने सोचो ही नो, यूं कैसे भाई वो ऐसा तो कहीं करे नो आज तक। अभी तो तू थोड़े दिन पहले तो ये कह रहा था ये तो ऐसा है वैसा है। ए भैया भाई, अब हम तो देखो, हम में तो समझ कम है बा भैया। हमने कहा देखो, हमने तो ये भैंस चराई है, हमने तो ये ड्यूटी करी है, या हमने तो ये बिजनेस करे हो है बा, हमें कहा पता भैया, हम तो साधारण आदमी है। तो ये समाज घुटनों पे भी बहुत जल्दी आ जाता है, और इससे जिस चीज को फायदा होता है, इससे जिस चीज को फायदा होता है उसको अडॉप्ट कर लेता है। जैसे मैं एक हकीकत बात
बताई थी उस दिन, थोड़ी सी बताता हूँ। हमारे नाना के 2 भाई और थे। मैं मामाओं में पला बड़ा हुआ, बचपन मेरा वहीं बीता। वो बहुत धनाढ्य लोग थे। धनाढ्य इसलिए थे कि जिसके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, एसेट ज़्यादा थे उस समय के हिसाब से, उसको धनाढ्य कहा जाता था। और ज़मीन आज भी जिसके पास ज़्यादा है वही धनाढ्य है। तो उनके पास उस गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन थी। तो वो 3 भाई थे हमारे नाना। तो जो हमारी माँ का पिताजी था, उससे जो छोटे वाले थे उनको हम काका कहते थे। सब उनको काका कहते थे। हमारी माँ, हमारा मामा, हमारी मौसी और हमारी फैमिली से जितने भी सब लोग थे वो काका कहते थे। तो हम भी काका कहते थे। नाना कह दिया कभी किसी के सामने दबाव में, वो अलग बात है। लेकिन वैसे जो सबका काका हमारे घर में, छोटे छोटे बच्चे जो मामा के बच्चे भी थे वो भी काका कहने लगे मेरी उससे। तो काका, पहली बार बिजली आई और हमारे मामा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए थे, अकेले थे, उनको घूमने का शौक था। जो लोग बाजार में जाने से डरते थे, उस समय वो गोलचा सिनेमा घर था दिल्ली में सबसे पहला, वहाँ पिक्चर देख के आते थे। बम्बई जाते थे। मतलब घूमने का शौक था, कमी किसी चीज़ की थी नहीं। तो जो आदमी घूमता है, दुनिया को देखता है, वो एडवांस होता है। तो बिजली आई, पंखा आया दिल्ली में, तो हमारा मामा सबसे पहले रेडियो लेके आया, पंखा लेके, मतलब हर चीज़, टेलीविज़न भी लाया। तो हर चीज़ पहले लेके आए। तो वो पंखा ले आए और सबसे पहले बिजली लगवा के और पंखा लगा दिया। तो हमारे जो नाना थे वो बरांडे में लेटते थे और अपना बीज नत ब्यार करे, सभी बीज नत करे, पूरा गांव, पूरा दुनिया। तो पंखा चल गया और हमने चमत्कार देखा और दुनिया ने देखा और सारा गांव, जिसको पता चले, रिश्तेदारों को भी, वो भी देखने के लिए पंखा को आते। और जब बिजली आती तो हम सब उसके नीचे, गांव के लोग, बढ़िया बढ़िया सब, औरतें, सब, वो एक नुमाइश बन गई। हमारा नाना अंदर नहीं आता था। हमने बोला, नाना वो भीतर आ जाए, या बीज नो कहा करे, जो ऐसे अपने आप बिहार चल रही है, अपने आप बिहार चले, हमें बीज नोत करने की जरूरत नो, नो नो आ जा, नो नो सब गाड़ी दो, जो के नीचे जाओ। जो गांव के लोग आवे देखने वाले, उन्हें भी गाड़ी दो। क्या बहन चोदो मरोगे, फुकी फुकाई बिहार है, यू ठर मार देगी, तेरा खून सुखा देगी। जाके नीचे ओ सबरे दिन भर, अरे इन बालक ने मरवाओगे तू, या सारे या खोल कर फेंक दे। ऐसा तो कहीं कोई बिहार चलाने वाला आए ही ना, यू मशीनन ते बिहार चल रही है, यू जन कहा लगा लिया है तू, ये सब बालक मर जाएंगे, इनके खून सूख जाएगा, इनको खून सूख जाएगा। अरे और राजी है ये पंच के चौदे बैठे रहे। ऐसे हमारे नाना गाली दिया करते थे और हम हंसा करते थे, ओ नाना रे, ओ काका, ऐसे करके। और सब समझाए करे, गांव के समझदार आदमी भी, ना ना ऐसी कोई बात न हो, बहुत जोर की बिहार है, तू बेकार की हो, बरमडे में बीज नो तो कहा लिए। पर नाना अपनी बात पर अड़ग रहता था और सब गारी देकर। खैर ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बाद हम सब खेतन पर गए, और जब हम खेतन पे थे वापस आए तो हमने देखो हमारा नाना फटकार के सोरो पंखा के नीचे। ओरा मैंने कि भैया यू कहा हो,
अब हम तो बच्चे थे, हमें डर किसी का था नहीं, सब हमें लाड करते थे क्योंकि हम तो वहाँ के भांजे थे। लड़की के लड़के थे तो पहले लड़की के लड़के को बड़ी रेस्पेक्ट दी जाती थी, उसको बड़ा लाड करते थे सब लोग, और हमें पूरा गांव लाड करता था, प्यार करता था। मामाओं के यहाँ रहते थे। वो थी तो मजबूरी, लेकिन हमें वहाँ से सीखने को बहुत मिला उस आज़ादी के बाद। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई पहले टाइम में आज़ाद रह पाता था तो वो मामा के यहाँ रह पाता था, और सबसे ज़्यादा अगर वो बंधन में रहता था तो अपने घर में रहता था, अपने बाप के साथ, क्योंकि बाप का भय बनाया जाता था बचपन से कि बाप थूतरे मारे, और वहाँ तो कोई थूतरे मारने वाला हो ही ना, सब नहीं, कोई बात न है, बालक है, कोई बात न, बालक। वो अपने बच्चों की तो पिटाई कर सकते हैं, भांजे पे हाथ नहीं उठा सकते, चाहे कितना ही बड़ा नुकसान कर दे। ऐसी हमारे यहाँ पे हमने देखा है ऐसा बचपन से। तो फिर क्या हुआ, हमने जाएगा ओ काका ओ फुग्गो होगो न्यो न्यो बालक, भाई वो हड़बड़ा खड़े हो गए। नाना अब तो फुग्गो होगो, तू ऐसे वही दिन ते चिल्लावे और तुझन कब तो सो रो कैसे फटकार सो रो। नाना पे कोई शब्द नहीं मिले, और उस दिन के बाद फिर नाना ने उसको मंजूर किया। फिर कूलर आए, एसी आए, वो कूलर में भी मंजूर किया। पहले दिन ही घुस गए, क्या भैया भी बढ़िया यार, ये तो बहन चो गर्मी में सिर सिर बिहार दे भैया। उसके आगे एसी आए तो फिर और ज़्यादा खुश हुए, और माना उन्होंने कि जो तरक्की है उसको हमें, वो हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। तो फिर हमारे नाना मर गए। अब जिंदा तो कोई रहता नहीं, एयर कंडीशन में मरे वो। तो उन्हें मंजूर करने में बहुत लंबा समय लगा, उन परंपराओं को तोड़ करके नए सिस्टम में ढलने में। अब ये बात मैंने क्यों सुनाई आपको, इसके पीछे एक लॉजिक है। मेरे पिताजी का जो कार्यक्रम है वो इतवार को है। लोग आ रहे हैं मेरे पास मिलने, सब उसी परंपरा की बात करते हैं। महाराज जी खेस बिछाए नो, 12 दिन बैठे नो, वगैरह वगैरह जो आम आदमी करते हैं। तो मैंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं है। अजी टाइम तो निकालना पड़े करे जी, काई पे भी न रहे, अब हम पे का टाइम है, हमारे बाबा मरे हो सगरे भैया, हम ड्यूटी पर लग रहे, नौकरी पर लग रहे, बिजनेस, तो हम तो भैया 12 दिन बैठना पड़े, या में तो मजबूरी है। किसने करी है, किसने किया आपको मजबूर? आप चूतिया हो ना जो मजबूर हो रहे हो समाज के डर से। मैं तो चूतिया नहीं। क्यों? आप देखो वो 12 दिन का सिस्टम कौन बना के गया? 12 दिन का सिस्टम उस समय बना जब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कोई मशीन नहीं थी, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, लोग पैदल चलते थे। खबर देने के लिए फोन नहीं थे, वो थे पोस्ट ये क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट ऑफिस थे, चिट्ठी लिख करके डाली जाती थी, और उसका भी कौनो काट दियो जाओ तो बातें नहीं पता चल जाए भाई, या पहुंचाओ भाई, ये मरने की सूचना है, मेरे सामने की बात है। तो वो 12 दिन का स्पेस देते थे, और लोग ड्यूटी नहीं जाते थे, बिजनेस नहीं करते थे, सुबह शाम अपने खेतों में काम करके दोपहर को बैठ जाते थे, और दोपहर तक ही वो लोग वहाँ से जब चलते थे तो पैदल पैदल यहाँ पहुँचते थे, और यहाँ पर फिर उनके लिए खाना बनाया जाता था, क्योंकि भैया खाना तो खिलाना पड़ेगा, अब वो खाना तो खा के आए, पैदल चल के आए तो खाना तो खिलाना पड़ेगा, तो उनको खाना भी खिलाया जाता था। और जो ज़्यादा दूर के होते थे वो रात को रुकते भी थे, और अगले दिन सुबह फिर वो निकलते थे। तो हमारी आंखों के सामने 12 दिन तक
खाना खिलाया जाता था। तो उस समय जब बहुत ही ज़्यादा स्लो था, बहुत ही लिमिटेड लोगों की रिक्वायरमेंट थी, लोगों के पास टाइम था, और वो एक मिलन भी हो जाता था उस बहाने से। भाई वैसे तो आज तो आप 1 घंटे में कहीं भी पहुंच जाते हो, तो उस समय पे वक्त दूसरा था। आज का जो समय है, आज आदमी के पास कहाँ है टाइम, उसने बड़े बड़े चैलेंज ले रखे हैं। आज भी हम उसी परंपरा को ढो रहे हैं, जबकि आज तो फोन करेंगे तो दाग पे ही सब लोग आ सकते हैं, लेकिन ना बातें नहीं कहेंगे भैया इन पे नो कच्छ भी गरीब है, तो ये काई लड्डू नो खवारे बुलानो रहे 12 दिन नो बैठ रहे। एक धारणा हमने अपने अंदर बना ली है। आप शुरुआत तो करके देखो, फिर आप लोगों ने ही उसको 12 दिन खाने को हटा दिया, क्योंकि आपकी कौच निकल जाए 12 दिन तक करहिया चलाने में। पहले तो घर की बीरबोनी बना दी रोटी, आज तो बाहर का हलवाई लाना पड़ेगा। पहले तो दाल रोटी, एक साग रोटी, गुड़ शक्कर, जो घर में सौदा पैदा हो भाई खवा दे। आज तो तुम्हें गुलाब जामुन बनवानी, 2-2 सब्जी बनवानी, और हैसियत के हिसाब से पनीर बनवानो, पूरी और तंदूरी रोटी बनवानी, सलाद देनी। तो आज क्यों फैक्ट्री खर्चाते? 12 दिन चलाओ करहिया, चाहे बड़े बूढ़े चलाए करे 12 दिन करहिया। हाँ, एक दिन ही बुला रहे हैं भैया हम तो, क्यों कौच निकल जाएगी। बदले आप, लेकिन कुछ चीजें बदली आपने। क्यों बदली? ऐसे बेटा एक दिन ना आप 2 मिनट के मौन पे आ जाओगे। इसलिए मैं अपने पिताजी का जो कार्यक्रम कर रहा हूं वो 2 मिनट के मौन का कर रहा हूं। अब रियल में जिसको दुख है वो कितने % लोग होते हैं? बहुत नजदीक जो रिश्तेदार होता है उसको दर्द होता है। लेकिन हमने एक चौधराहट को परंपरा बना दी, गो ट्रॉली भर कर लेके चलनी है भैया, फलोनी ने नियत दियो, उनने दिखा के लाओ, हमारे में बढ़िया, हमारे वहाँ खाना बढ़िया, हमारे रिश्तेदार बहरे इतके वे बीवी ट्रॉली न भर लियो रही, ससुराल फोन कर देंगे बस ट्रॉली भर के लियो, दिखाइयो बा हम भी कुछ हैं। वह होते लाएंगी, वह होते लाएंगी, फिर रास्ता में एक जी ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई, बा में 5 वीर बोनी मर गई, कहीं को पाम टूट गो, कहीं को हाथ टूट गो। क्यों आई वह, क्यों ला रहे हो? यहाँ फिर आ जाएंगी, फिर ढोल की चिमटान पर डाउन से बाज रो है जी। फिर वह की छोरी की माँ आएगी, वहाँ में वो छोरी डोलेगी भागी गाँव में, ओ मेरी माँ आएगी, वो अपने घर के ले जाएगी उन्हें सगरी ने, वो घर ले जाए के भैया उन्हें चाय बिस्कुट और वो बेसनी लड्डू और पीठे की मिठाई, और मतलब वह गीत गाती जाएंगी रास्तान में, फिर वह घर नौचेंगी। ये आप कर क्या रहे हो? एंटरटेनमेंट के लिए वैसे एक फंक्शन रख दो, उसमें खुशी मनाओ। यहाँ आप एक साइड तो कह रहे हो कि जी हम आ रहे हैं मतलब शोक व्यक्त करने, श्रद्धांजलि देने, और दूसरी तरफ आप डांस बजा रहे हो, आप घर घर में जाके मेहमानी मार रहे हो। कभी सोचा है उसी का तो आदमी मर गया, उसी का बाप मर गया, उसके घर में हादसा हो गया और उल्टा उसको ही खर्चा करना पड़ रहा है। 12 दिन तक जो लोग बैठते हैं, अरे पानी गर्म है रो भैया यार तनक सीरो कर लो, बर्फ ले आए करो, हैं? उनका आदमी मर गया, तुम रहे हो गद्दा से और घेर लो भैया, चुप है, दिन भर बैठे रहे, हुक्का भर के पिला रहे हो उनने। क्यों? क्या कर रहे हैं वो? मन लग जाए जी, मन लगाने के लिए पिक्चर देखने चले जाओ, बोर ना हो जाओगे 12 दिन तक बैठे बैठे। 12 दिन ड्यूटी 12 है तो वो बेचारे की 12 दिन तनख्वाह कटेगी। बिजनेस वाला है तो उसके नौकर उसको परेशान कर देंगे 12 दिन तक। नहीं, हमें हिम्मत नहीं है, हमें हिम्मत नहीं है पहल करने की।
लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है पहल करने की, क्योंकि मेरी इच्छा है। मैं कैलकुलेशन करता हूँ, समय और पैसा दोनों चीज़ों का जिसने सम्मान नहीं किया, समय और पैसा उसका सम्मान नहीं करेंगे। गरीब रहेगा सदा, पैसा रहित रहेगा। जो वेस्ट कर रहा है पैसे को उल्टी सीधी चीज़ों में, उल्टे सीधे कामों में, समय को वेस्ट कर रहा है, तो वो रईस कैसे हो जाएगा? भैया मैं तो 1 रुपया भी खर्च करूं तो कैलकुलेशन करूं 1000 बार, क्योंकि मैंने मनी मैनेजमेंट पढ़ा है। आपने तो पढ़ा नहीं है, आप तो मैनेजमेंट जानते नहीं हो ना। मैं तो फिलोसफर हूं, मैंने समय को पढ़ा है। 1 मिनट भी आप अगर अपना वेस्ट कर रहे हो तो वो दोबारा नहीं आने वाला, और आप तो 12 दिन कर रहे हो समाज के डरते। एक मैं अपने गांव की घटना बताता हूं आपको। एक बहुत गरीब आदमी था, उस पर 2 बीघे खेत था, और बेचारे बच्चों की तक की फीस नहीं दे पाते थे। उसका पिताजी मर गया, बुढ़ा हो गया। तो समाज के लोग, भैया वाह भैया अब तो ही पोती पोते इनको है कि मरे हुए बहुत दिन हो गो। हमारे गांव में बड़ी अच्छी परंपरा है लोग इनके लड्डू खाने की। अपने एक दिन के लड्डू खाने के चक्कर में 5-7-10 आदमी समाज के इकट्ठे है कि वह गरीब आदमी घर गए। बस दिन तो करना ही पड़ेगा, बस तेरा बाबा बा इतनी साल को मरे हुए है। अब वो आदमी बेचारा क्या करे, गरीब आदमी है। वो कह रहे हो जी जैसे आप ठीक लगे। उस आदमी को आधा बीघा खेत बेच करके अपने बाप का लड्डू करने पड़े, वो अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे पाता था। क्यों? पंच गए बा, ठोंडा गए बा, भाई तो परंपरा आई तो निभानी पड़ेगी। ये हालात है। मैं किसी को दोषी नहीं मान रहा, मैं उनको भी दोषी नहीं कह रहा, वो पंच है। क्योंकि पंच तुम्हारे दिमाग में तुमने पंच समझ रखे तो तुम मानोगे भैया। मैं उन्हें कैसे कह दूं वो गलत है? मैं दोहरा जाओ सगरे पंच, सगरो देश आ जाओ, सगरी दुनिया के आदमी आ जाओ, एलियन आ जाओ, और मुंह तो कह दे तेरे बाबा मेरे को रे तू कर दे लड्डू, सोटा ले लूंगा। हाँ लड्डू मैं रोज कर रहा हूँ, जब मेरा मन कर रहा हो जब करूँ, अपनी मर्जी थे, अपनी कैलकुलेशन थे। पर त्यारे कही थे कैसे कर दूंगा? त्यारी इच्छा ने कैसे पूरी करूंगा मैं अपने पैसा लगा के? पागल हूं मैं। जो मेरी इच्छा कहती है, जो मेरी इच्छा कर रही है, मैं वहां करूंगा। इसीलिए मैंने 2 मिनट का मौन रखा है। रविवार को 12 बजे मुझे भी लोग कह रहे थे, मैंने कह रहे निकलो, हम हैं राजकुमार यहाँ के, अपनी जिंदगी के मालिक हम हैं, है ना? आप भी मालिक हो अपनी जिंदगी के। आप भी अपनी इच्छा के हिसाब से करो, इच्छा दबाओ मत, और इच्छा पे मत का दबाव मानो। तुम जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरी इच्छा कहती है, मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए काम कर रहा हूं ना। तेरी इच्छा ने काहे पूरी करूं मैं अपने खेत बेच के? भैया त्यारी इच्छा आनो लड्डू खानो तो अपने घर बना खाओ, मतलब इच्छा त्यारी और पूरी मैं करूं अपने खेत बेच के। ये मैंने ठीक कही है या गलत कही है, इन सब बातों पे अब विचार करना। आज की कहानी बस इतनी। कल फिर जिंदे रहे तो फिर मिलेंगे, फिर एक नई कहानी सुनाएंगे, फिर एक नए अनुभव में आपको लेके जाएंगे। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।